जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अक्टूबर नवंबर 25 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो मैंने उसके लिए उसकी वजह से ही इस क्वेश्चन को चूज़ किया है। सो लेट अस स्टार्ट। ये कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज इज़ एट अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस दैट हैज़ अ लैटिट्यूड ऑफ 52.2 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एज शोन। तो कैम्ब्रिज जो है इस पॉइंट पर है, उसने उसका लैटिट्यूड बताया, और अर्थ में भी कंसिडर्ड एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 6.37 एक्सपोनेंशियल 6। इसका मतलब है कैम्ब्रिज जो है, अगर आप अर्थ आप अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है तो कैम्ब्रिज जो है वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। बेसिकली शो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल अराउंड विच द कैम्ब्रिज मूव्स इज़ दिस। ये रेडियस आपने प्रूव करना है कि इसके इक्वल बन रहा है। तो अब ये बहुत इजी है क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपका अर्थ का रेडियस आ गया 6.37 एक्सपोनेंशियल 6, और ये वाली जो चीज़ है ये उस सर्कल का रेडियस है जिसमें कैम्ब्रिज रोटेट कर रहा है। तो रेडियस ऑफ द कैम्ब्रिज यहाँ पे कर लेते हैं, और एंगल अगर ये 52 है तो आप 90 में से 52 को माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आपका बन जाएगा 90 माइनस 52.2, और उसके बाद आप बस सिंपल ये वाली ट्रायंगल कंसिडर कर लें, ठीक है जी। और इसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का यूज़ होगा बस, और आपका जो RC है उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट, और बाय द वे RC की वैल्यू यस वो तो उसने शो करनी थी। कैलकुलेट द स्पीड एट विच द कैम्ब्रिज मूव्स अराउंड द सर्कल। तो स्पीड का फार्मूला V इज़ इक्वल टू R ओमेगा होता है। आपने रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलरेडी निकाल लिया है, जो जिस रेडियस में कैम्ब्रिज रोटेट कर रहा है, और ओमेगा जो है वो निकालने का आपके पास फार्मूला ये है 2π/t, और टाइम पीरियड जिसमें 1 रोटेशन कंप्लीट होती है वो आपको पता है कि 24 आवर है, जिसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये आपके पास कि V इज़ इक्वल टू 2πr बाई टाइम पीरियड लगा दें, तो तब भी आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी की वैल्यू निकलेगी स्पीड की 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डिज़ायर्ड क्वेश्चन। बी के फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि स्टूडेंट ऑफ मैथ्स 58.6 स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इन कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में इस मैथ्स का एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स टू कॉज द सर्कुलर मोशन ऑफ द स्टूडेंट। वो कह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकालें जो कि सर्कुलर मोशन कॉज कर रही है। आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, उसी को तो आप सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं, और सेंटीपीटल फोर्स यहाँ पे mv²/r हो जाएगी। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आपको वैसे ही पता है, मास भी गिवन है, वेलोसिटी आपने पिछले पार्ट में मालूम कर ली थी। तो यहाँ पे आप करेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 न्यूटन। मास 58.6 मल्टीप्लाई बाय स्पीड जो थी अभी निकाली थी हमने 280, और इसका जो रेडियस निकला था सर्कुलर ऑर्बिट का जिसमें कैम्ब्रिज रोटेट कर रहा है जिस सर्कुलर ऑर्बिट में, वो भी निकल आई वैल्यू। कह रहा है जी ऑन द फिगर 1.2 ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द स्टूडेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स उसने पूछी है। देखें, आपको याद होगा कि ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में वो बंदा रोटेट कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर इस तरफ लगेगी, ठीक है। यही तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो अर्थ का कर्वेचर है, ये अर्थ है अगर, तो वो इस एक्सिस के अबाउट, ये आपका जो कैम्ब्रिज है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है इस तरह। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं ऑन द फिगर 1.3 ड्रॉ लेबल्ड एरोज फ्रॉम द स्टूडेंट to show the direction of the forces that act on the student to cause the resultant force। कह रहे कि आप वो फोर्सेस की डायरेक्शन बताएं जिनकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स कॉज हो रही है। रिजल्टेंट फोर्स कौन सी? ये वाली रिजल्टेंट फोर्स कॉज हो रही है, ठीक है। यानी आपको रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू पता है, तो आपने बाकी फोर्सेस बतानी है जिनकी वजह से ये रिजल्टेंट फोर्स बनी है। तो पहली तो बात है, इसके ऊपर एक फ़ोर्स होगी जी ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, वो आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फॉर श्योर ये मस्ट है।
अच्छा, उसके बाद हमने इसके सोचना है कि एक और फोर्स लग रही होगी और वो होगी कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आपने सोचना है कि वो किस डायरेक्शन में लगेगी। ऑब्वियस सी बात है कि आपको याद रखना चाहिए कि मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द रिजल्टेंट फोर्स, means basically resultant होता है sum of all the forces, is the resultant force acting, means sum of all the forces acting on the acting towards the center of the circle, towards the center of circle। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका सर्कल है तो ये वाली जो फोर्स है वो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है। तो एक फ़ोर्स तो हमारी भुगत गई है, 2 में से 1 मार्क तो आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरी फोर्स का इशू है कि वो कैसे बनाना है। तो ले जी, ऑब्वियसली अगर ये रिजल्टेंट है और ये उनमें से एक फ़ोर्स है तो दूसरी फोर्स हेड टू टेल रूल से आपकी दूसरी फोर्स ये होनी चाहिए, ठीक है जी। मैं इस वाली को थोड़ा सा अरेज करूँगी, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर बन सके। तो दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी और ये फोर्स है, ज़ाहिर है इसके ऊपर 2 ही फोर्सेस लग सकती हैं। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगी यानी पुशिंग फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द स्टूडेंट, और दूसरी फोर्स होगी ग्रेविटेशनल पुल, जो कि किस तरफ है जी, अर्थ के सेंटर की तरफ। यानी अगर ये अर्थ है तो अर्थ जो है वो उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये तो ग्रेविटेशनल पुल है। लेकिन दूसरी है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स अब मैं यहाँ बनाने के बजाय ये मैं इधर बनाऊँगी, ठीक है जी। मैं यहाँ से अरेज कर रही हूँ लेकिन मैंने इसकी डायरेक्शन देख ली है, तो ये इस तरह से बनेगी, ठीक है जी। तो ये है, ये मुझे इसको क्या कहना पड़ेगा जी, मुझे इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे और ये आपकी ग्रेविटेशन पुल है। तो ये जी काफ़ी यूनिक सवाल था, काफ़ी डिफरेंट था कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन को लेकर या उसको यूज़ करके आपने बाकी दोनों फोर्सेस निकालनी थी। तो बेसिकली वेक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं कि ये रिजल्टेंट फोर्स है अगर, और ग्रेविटेशनल पुल अगर आपको पता है तो दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्स खुद ब खुद हेड टू टेल मेथड से आ जाएगी कि ये हेड टू टेल अगर लगे तो ये आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स आर बन सकती है, ठीक है जी।